क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी। तो सीएजी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग। तो चलिए सीएजी के बारे में सभी चीज़ों को जानते हैं। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में इसको कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने कथन भी कहा था कि सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो भी हम लोग पैसा देते हैं वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, सही से खर्च हुआ कि नहीं, तो उसकी जांच कौन करता है? सीएजी करता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर का ये कथन याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इसको और क्या कहा जाता है सीएजी को? तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। सार्वजनिक धन क्या है? जैसे जो टैक्स से हम लोग पैसा कलेक्ट हो रहा है सरकार के पास, हम लोग किसी न किसी प्रकार से टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स चाहे इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो पैसा जो सरकार के पास कलेक्ट हो रहा है उसका विवरण पूरा जांच करना कि पैसा सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ, करप्शन तो नहीं हुआ, इसलिए इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। ये चीज आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है इसमें कि देखिए जो भाग 5 है, भाग 5 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। तो 52 से लेकर, इसमें भी करे चैप्टर दिए हुए हैं भाग में, तो 52 से लेकर 78 तक अध्याय 1 है, 79 से लेकर 122 तक अध्याय 2 है, 123 अध्याय 3, 124 से लेकर 147 तक अध्याय 4 है, और 148 से लेकर 151 तक ये अध्याय 5 है। यानी भाग 5 के अंदर भी ये 5वां चैप्टर है। ये चीज आपको याद रखना है। 148 से लेकर 151 किससे संबंधित है? कैग से संबंधित है। तो 148 से लेकर 151 ये चारों आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए याद कैसे रखना है कि 148 में कैग है, 149 में उसने ड्यूटी निभाई, 150 में अकाउंट बनाया और 151 में रिपोर्ट पेश की। तो कैसे याद रखना है? सबसे पहले कैग आएगा ना, तो आएगा किस में? 148 में। उसके बाद आने के बाद वो अपना कुछ ना कुछ कर्तव्य करेगा, तो वो किस में हो जाएगा? ड्यूटी 149 में। उसके बाद 150 में अकाउंट के बारे में दिया गया है, और जब अकाउंट बन जाएगा तो रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो 150 में अकाउंट है तो 151 में रिपोर्ट पेश करनी है। तो 148 में क्या है कि कैग के पद का गठन, नियुक्ति और पद की शर्तें यानी सेवा की शर्तें क्या क्या है। तो कैग के पद का गठन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी, और सेवा की शर्तें क्या क्या है 148 में। तो आपको डायरेक्ट 148 में कैग के बारे में पूरा चीज दिया गया है। 149 में क्या दिया गया है? कैग आ गया तो उसके बाद वो ड्यूटी अपना निभाएगा। तो कैग का कर्तव्य क्या क्या है और उसके पास शक्तियां क्या क्या हैं, यानी उसकी ड्यूटी क्या क्या है और उसके पास पावर क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो कैग के कर्तव्य और शक्तियां। 150 में क्या है? 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप, यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी संघ और राज्यों का खाता कैसा है तो उसको, यानी फॉर्म ऑफ अकाउंट के बारे में ये बात करता है 150। तो ये चीज आपको याद रखना है। और कैग ही क्या करते हैं कि ये जो खातों का प्रारूप होता है उस पर सलाह भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसमें? 150 में। तो ओवरऑल आपको एक शब्द याद रखना है कि खातों का प्रारूप कभी पूछे यानी अकाउंट कभी पूछे तो आपको आर्टिकल 150 मार्क करना है। उसके बाद 151 है। 151 में क्या है? ऑडिट की रिपोर्ट पेश करना। ऑडिट को, जैसे 150 में ऑडिट हो गया, फॉर्म ऑफ अकाउंट सभी अकाउंट को ऑडिट करेगा, उसके बाद रिपोर्ट किस में पेश होगा? ऑडिट की रिपोर्ट किसके पास सौंपेगा? राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। तो जब देश का पूरा ऑडिट होगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और स्टेट का होगा तो स्टेट वाइज राज्यपाल को सौंपेगा। 151 में क्या है? ऑडिट की रिपोर्ट सौंपना राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो बस इसी प्रकार आपको याद रखना है।
कैग की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के बारे में कुछ चीज जानना जरूरी है। जैसे नियुक्तिकर्ता कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वारंट और मोहर के साथ। तो ये एक तरीके से जैसे जो बहुत लंबे समय से आईएएस के पद पे रहे हुए हैं, तो वही लगभग कैग बनते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। त्यागपत्र अगर देना हो तो वो किसको देंगे? तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी वारंट और मोहर के साथ, यानी एक प्रेस रिलीज किया जाएगा कि आपको नियुक्त किया गया है। और त्यागपत्र भी देना होगा तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिख कर दे सकते हैं। शपथ की बात करें तो शेड्यूल 3 में शपथ के बारे में भी दिया गया है। तो कैसे शपथ में याद रखना है? शपथ। तो ये किस में है? अनुसूची 3 में। तो ये इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना शपथ लेंगे। शपथ मतलब समझ रहे हैं ना, हम भारत के लोग जो पूरा बोला जाता है किसी के समक्ष, तो उसी को शपथ कहते हैं। तो अनुसूची 3 में है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो भी पहले होगा, जो भी पहले होगा। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझे, मान लीजिए 62 साल में ये नियुक्त हुए, तो अगर हम 6 वर्ष लेंगे तो ये 68 हो जाएंगे। तो 68 तक तो चलेंगे नहीं, यानी 65 में ये वहां से रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 ही साल ये कार्य कर इनका रहेगा। तो यानी इसको कैसे याद रखना है? जो भी पहले हो। तो 62 में नियुक्त हुए, 65 पहले हो रहा है कि 68 पहले हो रहा है? 6 जोड़ेंगे तो 68 होगा, तो 65 होगा। इसी प्रकार से आप क्या रखना है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, उसी में इनकी मतलब रिटायरमेंट होगी। हटाने का क्या प्रक्रिया है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रक्रिया है, उसी प्रकार से इनको भी हटाया जाता है। यानी उसी प्रक्रिया से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हटाया जाता है। साधारण बहुमत नहीं है। अब देखिए, संशोधन जब मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा विशेष बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है। अभी आपको क्या याद रखना है कि विशेष बहुमत से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी और इनको भी, कैग को भी। वेतन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी वेतन होती है। जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन होता है उतना ही इनका भी वेतन होता है। अच्छा, वो पैसा कहाँ से दिया जाता है? तो वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि क्या है? जैसे हम लोग पैसा, जो भी टैक्स के रूप में सरकार पैसा कलेक्ट करती है, तो वो जाकर संचित निधि में इकट्ठा होता है पूरा। आर्टिकल 266 के 1 में संचित निधि के बारे में लिखा है, यानी 266 में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन है और संचित निधि से इनको पैसा मिलता है। संचित निधि क्या है? जो हम लोग पैसा देते हैं वो पूरा जाकर संचित निधि में जमा होता है। कार्य और शक्तियां की अगर बात करें तो ये ऑडिट करना मैंने पहले भी बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम भी है इनका। अगर आप एसएससी में आप सुने भी होंगे कि एक जो एएओ वाला पोस्ट है वो कैग से ही संबंधित होता है। तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खातों की जांच करता है, यानी पैसा सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ, पैसा कहाँ गया, पूरी चीजों की ऑडिट होती है। रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? जब अगर पूरा देश का होगा तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जो इसे संसद में रखवाते हैं। यानी राष्ट्रपति को सौंपना मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति इसको, जो रिपोर्ट होगा वो संसद के पटल पर रखवाएंगे। राज्यपाल की अगर बात करें, यानी राज्यपाल कहाँ पर रखवाएंगे? तो स्टेट असेंबली में, जो इसे विधानसभा में रखवाते हैं, जो सबके सामने पब्लिक भी होती है। पैसा सही जगह यूज हुआ कि नहीं हुआ, कौन कितना पैसा कहाँ गया, तो याद रखना है स्टेट में राज्यपाल और वहां पर राष्ट्रपति। पीएसी का मित्र कौन है? तो कैग को ही पीएसी का मित्र माना जाता है। पीएसी क्या है? जो संसद में देखिए कई कमेटियां हैं, तो उसी में से एक कमेटी है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसी को हम पीएसी भी कहते हैं। तो इसका भी लगभग काम वही होता है कि पैसा सही जगह गया कि नहीं गया पूरा जांच करना। तो उसी प्रकार इसीलिए इसको कैग का मित्र कहा जाता है, कैग का दार्शनिक या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना है, लोक लेखा समिति कैग का मित्र है। अगर हम रिटायरमेंट के बाद ये कहीं पर पोस्टेड हो सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। रिटायरमेंट के बाद कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार, यानी दोनों जगह, या तो आप पूरे भारत में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते।
रीजन क्या है इसका? तो एक ही रीजन है, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि आप पूरा चीज जान रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, अंदर की चीजों को जान रहे हैं, तो वो इसलिए फिर दोबारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं नियुक्त किया जाता। वो निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, एक प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। वेतन और भत्ते की बात करें तो वेतन और भत्ते में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी का मतलब क्या होता है कि डिसएडवांटेज परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उसके बाद आपकी सैलरी 30,000 कम कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ताकि एक वित्तीय सुरक्षा और दबाव से मुक्त रहे वो पद, और वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए। तो इसलिए वेतन और भत्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, ये चीज आपको याद रखना है। ये प्रावधान कैग को बिना किसी डर और पक्षपात के कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। भारत के जो पहले कैग थे वो कौन थे? तो वी नरहरि राव, आपको याद रखना है, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। डेट और नॉर्मली कभी पूछा भी नहीं जाता, तो डेट को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर टेक्स्ट ही पूरा गलत हो गया। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि भारत के पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। तो इनका कार्यकाल 2020 से 2024 तक था। उसके बाद 2024 से किसका कार्यकाल चल रहा है? के संजय मूर्ति का। अच्छा, इनको संसद में बोलना अलाउ है कि नहीं? तो ये बिल्कुल संसद में नहीं बोल सकते। लेकिन वही महान्यायवादी जो होते हैं, जो मतलब भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार की तरफ से लड़ता है आर्टिकल 76 के तहत, तो वो संसद में बोल सकता है। लेकिन कई एक संसद में नहीं बोल सकते, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है। निगमों की ऑडिट करना, जैसे ओएनजीसी, एयर इंडिया, अब तो एयर इंडिया टाटा को हो गया फिर से, या डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, या एलआईसी, यानी प्राइवेट, कुछ जैसे प्राइवेट ओरिएंटेड आरबीआई जो स्वतंत्र बॉडी हैं, तो उनका भी ये ऑडिट करते हैं, पूरा एक तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि सभी चीजें सही हैं कि नहीं, पैसा सही जगह गया कि नहीं। तो ये के संजय मूर्ति हैं, इनका कार्यकाल 2024 से चल रहा है। इस समय प्रेजेंट में के संजय मूर्ति ही कैग हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।